सीएनजी पंप्स पे लगने वाली लंबी लंबी लाइनें तो आप सबने देखी ही होंगी और ये बहुत कॉमन भी हैं, है ना। लेकिन इंडिया में तो सीएनजी व्हीकल्स पिछले 25 साल या उससे भी अधिक से चल रहे हैं। फिर ऐसा क्यों है कि इतने लंबे समय के बावजूद हम इंडिया के हर छोटे बड़े टाउन में आज तक सीएनजी फ्यूल का कवरेज पूरी तरीके से पहुंचा नहीं पाए और सीएनजी पंप्स पे लगने वाली ये भीड़ कम नहीं कर पाए। कम करना तो छोड़ो, ये भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार थंबनेल में तो इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड्स की बात कर रखी है, फिर ये बीच में सीएनजी कहाँ से आ टपका। शायद इसलिए कि आने वाले 4-6 सालों में वही हाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पब्लिक चार्जर्स पे भी होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श दत्त उपाध्याय और ऑटो टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आने वाले सारे वीडियोस आपको सही समय पे मिलते रहें, इसके लिए आप वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ऑटो एक्सपो 2025 से जुड़ी लगभग सारी अपडेट्स अब तक आप लोगों ने देख ली होंगी। क्या आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि सडनली ऐसा क्या हो गया कि हर ओईएम का फोकस पूरी तरीके से प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि BEVs पे कैसे शिफ्ट हो गया। क्या ऐसी इंजन वाली गाड़ियां बैन होने वाली हैं क्या इंडिया में? टाटा का पवेलियन हो या हुंडई का या BMW का या किसी और मैन्युफैक्चरर का, हर जगह केवल EV और EV ही छाई रही। कुछ मेजर शोकेसेस की बात करूं तो टाटा की तरफ से अविन्या EV दिखाई गई और हैरियर EV भी दिखाई गई। हुंडई की क्रेटा इलेक्ट्रिक भी लॉन्च हो गई और उनकी आयोनिक 6 भी शोकेस पे थी। वहीं महिंद्रा की बॉर्न ईवी जैसे कि BE6 और XEV9 हम ऑटो एक्सपो से पहले ही देख चुके हैं। और इन सब के अलावा इंडिया की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर यानी मारुति सुजुकी भी, जो पहले इलेक्ट्रिक कार्स में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो भी ऑटो एक्सपो 2025 में अपनी विटारा के साथ आई हुई थी। और इन सब के अलावा भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स शो पे थी। अब जरा गौर करिए कि आइस कार्स यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियां इतनी कम क्यों थी शो पे। चलो माना कि हम एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम रातों रात इतनी बड़ी कार बाइंग पॉपुलेशन को आइस गाड़ियों से सीधे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट कार मेकर्स के ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव बना रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने का? सबको पता है कि नितिन गडकरी ने कई बार खुले मंचों से कहा है कि वो उनका इरादा पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को पूरी तरह से बैन करने का है। वो नहीं चाहते कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां बिकें और ऐसी न जाने कितनी बातें वो करते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहती है? जहां वो एक तरफ डीजल और पेट्रोल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के इंपोर्ट बिल का हवाला देते हैं, वहीं वो ये भी सोचते होंगे कि जल्दी से जल्दी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां मास मार्केट में बिल्कुल फेमस हो जाएं ताकि इन्हें भी जल्द से जल्द 28% वाले GST स्लैब में लाके मोटा टैक्स कमाया जा सके। दोस्तों, एज ए ऑटो एंथुजियास्ट मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करना ही होगा और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है। लेकिन हम इतने बड़े मेजर चेंजेस 2-4 सालों में नहीं ला सकते, वो भी इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में जहां हर कार बायर की अलग नीड है, अलग रिक्वायरमेंट है और अलग बजट है। शायद आपको पता हो नॉर्वे के बारे में, जो कि एक यूरोपियन देश है और वो ग्लोबली वर्ल्ड लीडर है EVs के एडॉप्शन को लेकर। मैं अगर साल 2023 की बात करूं तो नॉर्वे में टोटल कार सेल्स का लगभग 89% या तो BEVs थी या PHEVs थी। BEV का मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और PHEVs का मतलब प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सवाल ये है कि क्या उन्होंने ये रिकॉर्ड केवल 2-4 सालों में ही अचीव कर लिया होगा? नहीं, उन्हें ये चेंजेस लाने में 1 दशक से भी अधिक का समय लग गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चेंज की शुरुआत से ही लेकर अब तक उन्होंने केवल प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स पे भी पूरा फोकस किया था। और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स की भी सेल्स उसी तरह कंसिस्टेंटली ग्रो होती रही जैसी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। और यही वो स्टेप है जो शायद हम मिस कर रहे हैं यहाँ इंडिया में, क्योंकि ग्लोबली ट्रांजिशन के इस फेज में हाइब्रिड कार्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो सारा रोल इंडिया से गायब दिखाई देता है। नॉर्वे की बात करूँ दोस्तों, तो वहाँ 1997 से ही अल्टरनेटिव फ्यूल पे लोगों की अवेयरनेस थी और टोयोटा प्रियस जैसी गाड़ियों ने वहाँ पहली बार लोगों को अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट किया था। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 28% GST आपको आइस कार पे भी देना पड़ेगा और 28% GST आपको एक हाइब्रिड गाड़ी पे भी देना पड़ेगा। यानी हाइब्रिड गाड़ियों के लिए कोई प्रमोशनल स्कीम
नहीं है। और ये तब है जब इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन रेट केवल 3.5% है और यही नॉर्वे में लगभग 80% से अधिक है। आज इंडिया में लगभग 20,000 पब्लिक ईवी चार्जर्स हैं, लेकिन एस्टिमेट्स कहते हैं कि 2030 तक हमें कम से कम 10 लाख ईवी चार्जर्स चाहिए होंगे। क्या ये आपको संभव लगता है? आप ईवीज की सेल्स बढ़ा के क्या करोगे अगर पब्लिक ईवी चार्जर्स पे लोग अपनी बारी आने के लिए आपस में मारपीट करने लगें और वहाँ पे सीएनजी पंप्स वाला ही हाल हो जाए? सोचिए, इंडिया की नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली में भी एक ईवी चार्जर पे 100 ईवीज का लोड है। हाइब्रिड्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप जापान से भी समझ सकते हैं, जहां आज के डेट में टोटल कार सेल्स का लगभग 45% हाइब्रिड गाड़ियां हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाइब्रिड्स ही हैं जो उन्हें इस ट्रांजिशन के फेज में भी पॉल्यूशन को कम करने के साथ साथ पब्लिक का माइंडसेट डेवलप करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अक्सर ईवीज को पोल्यूशन से जोड़ा जाता है और पोल्यूशन को कम करने की बात होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक आइस कार के कंपैरिजन में बिना आपको रेंज एंग्जाइटी दिए हुए भी एक हाइब्रिड कार लगभग 50% तक इमिशंस को कम कर सकती है। और फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में तो आप ईवीज को भी 100% इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जिस बिजली से चार्ज होती हैं उसका 60% हिस्सा आज भी कोयले से आता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी से वो चार्ज होती हैं। ये वो एनर्जी है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 900 ग्राम CO2 इमिशंस हम जनरेट कर देते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि अगर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ग्रीन एनर्जी से चार्ज नहीं होती तो वो अपने लाइफ साइकिल में, यानी जब से वो बनना शुरू हुई उसके रॉ मटेरियल्स की शुरुआत से लेकर उसके स्क्रैपेज तक, एक हाइब्रिड गाड़ी के मुकाबले वो 25 से 30% ज़्यादा इमिशंस प्रोड्यूस करके जाएगी। तो फिर अधिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन हुआ? इसके अलावा भी आप सबने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट आदि को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन अर्थ मेटल्स को हासिल करना ही अपने आप में बहुत बड़ा पॉल्यूशन जनरेट करने का प्रोसेस होता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि 1 टन लिथियम, जी हाँ वही लिथियम जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी में है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 5 से 15 टन CO2 का इमिशंस हो जाता है। वहीं केवल 1 किलो लिथियम प्रोड्यूस करने के लिए 2000 लीटर तक पानी वेस्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि जहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहीं पे इनकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। इसके बाद उन्हें उन देशों में पहुँचाया जाता है जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर वो दूसरी जगह जाएंगे। इस ट्रांसपोर्टेशन में कितना कार्बन प्रोड्यूस हो जाता है इसका कोई अनुमान फिलहाल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इतना रिसर्च करने में मेरा दिमाग घूम गया। मामला यहीं खत्म नहीं होता। माइनिंग प्रोसेस में चाइल्ड लेबर और विस्थापन एक बड़ी समस्या बन गया है इस दुनिया के लिए। खैर ये बात एकदम सही है कि रनिंग कॉस्ट के मामले में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आपका लगभग 6 से 8 गुना तक खर्चा बचा सकती है, लेकिन आपको ये भी गौर करना होगा कि उस इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदने के लिए आपको जो अप फ्रंट कॉस्ट देनी होगी वो 40 से 50% या लगभग 60% तक अधिक हो सकती है। यानी उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए आपको अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी कई साल तक चलानी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है आपकी रनिंग पे। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या हमें खुद ही ये कॉल नहीं ले लेना चाहिए कि हम सबसे पहले डीजल के ऊपर पेट्रोल, पेट्रोल के ऊपर सीएनजी, सीएनजी के ऊपर हाइब्रिड और हाइब्रिड के बाद प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रीफर करेंगे। इससे न केवल ये ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा बल्कि हमें एक बफर टाइम भी मिल जाएगा जिससे हम प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। लेकिन अफसोस कि हम केवल ये बोल और सुन सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर पसंद नहीं आया तो वो डिसलाइक वाला बटन तो है ही, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप डिटेल में मुझे बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जाने चाहिए। इसी के साथ चलता हूँ, मिलूँगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।